हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़, जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारा एसएससी एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग आती है उन सारे टॉपिक्स पे। इसमें वो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या और भी कोई एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक्स को लेके चलेंगे। पहला टॉपिक होगा डाइस, दूसरा टॉपिक होगा मिरर इमेज। ये दो काफ़ी इजी टॉपिक है, हर एक शिफ्ट में पूछा भी जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में। लेकिन ये दो टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, हम हर वीडियो में लगभग दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी कर चलते हुए हम कवर करेंगे इसको। अब ध्यान रखेंगे कि दो टॉपिक्स कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे वीडियो में। उसके बाद जो प्रैक्टिस का टाइम होगा रीजनिंग का, जब सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद MWF में हम एक एक मॉक टेस्ट करेंगे सॉल्व। ऐसे ही वेडनेसडे को करेंगे, ऐसे ही फ्राइडे को करेंगे। तो जो प्रैक्टिस का टाइम होगा, स्पीड अगर हमें डेवलप करनी है, अगर हम सिली मिस्टेक सुधारना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें हम मॉक की हेल्प से करेंगे। अभी जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसमें हम मेनली फोकस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर पाए। स्पीड कितना आ रही है अभी ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट को कितना जल्दी अप्लाई कर पा रहे हैं वो ध्यान नहीं देना है। सिली मिस्टेक हो गई है कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस का टाइम होगा, मॉक हम कर रहे होंगे तो उन टाइम पे हम इन सब चीज़ों को देख लेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है और कुछ क्वेश्चंस ताकि हम कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे उसको चेक करने के लिए हम ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। पहला टॉपिक है डाइस। अब डाइस सबको पता है, सबने लूडो खेला हुआ है। इस टाइप की चीज़ होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, उसको फेंकना होता है। अलग अलग फेस पे अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, ऐसे ही 3 फेसेस और होंगे, उन पे भी कोई और नंबर लिखे होंगे। अब डाइस को समझने के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें 3 तरह के केसेस बनते हैं जिससे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं क्लोज डाइस के। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोज डाइस के बारे में, ओपन डाइस के बारे में बाद में बात करेंगे। अब केस डिफरेंट डिफरेंट केस है, उन केसेस को समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझेंगे रीजनिंग में क्वेश्चन की हेल्प से। तो केस 1 की बात कर लेते हैं। अब पहले ये देखेंगे कि दो डाइस के केस तो आएंगे ही आएंगे आपके पास। अब यहाँ पर आपको सारे फेसेस अवेलेबल है, यहाँ पर 3 फेसेस आ गए, 3 नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी 3 फेसेस है, यहाँ पर भी 3 अलग नंबर लिखे हुए हैं। तो ये 3 फेस अलग होंगे, दूसरे 3 फेस अलग होंगे। तो केस 1 बात करते हैं जब आपका 2 फेस कॉमन होंगे। केस 2 बात करता है जब आपका एक फेस कॉमन होगा। केस 3 बात करता है आपका जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा। अब फेस कॉमन का मतलब क्या है, एक एक केस को एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। दो डाइस बना लेते हैं हम। वन टू थ्री, 3 5 6। अब ये दो अलग अलग पोजीशन दी हुई है डाइस की। अब इसमें हम केस सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे केस सेकंड लिख लेते हैं। हमने बोला एक फेस कॉमन होगा। एक फेस कॉमन का मतलब है यानी कि दो डाइस जो पोजीशन दी हुई है उसमें एक फेस हमें सेम नंबर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस फेस पे 3 नंबर दिखाई दे रहा है और इस फेस पे 3 नंबर दिखाई दे रहा है, और जो दो फेसेस है उन पे दोनों पे अलग अलग नंबर है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले जब आप जो कॉमन फेस है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे नंबर को लिखते हुए। यहाँ पर 3 था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नंबर आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा 6। सेम इनके साथ करना है। यहां पर नंबर था 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, 3 के बाद आ रहा है 2,
2 के बाद आ रहा है 1। इस तरीके से नंबर को लिख लेंगे, तो जो नंबर जिसके सामने होगा वही फेस या वही नंबर उसके अपोजिट होगा। अब 2 केसेस तो हमें मिल गए यहाँ पे। अब आप कहेंगे इसके 3 के अपोजिट क्या होगा, तो जो नंबर मिसिंग है डाइस में, 5 अवेलेबल है, 6, 1, 2, तो 4 मिसिंग है, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका केस जिसमें एक फेस कॉमन है। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें 2 फेस कॉमन होंगे। डाइस बना लेते हैं। 1, 2, 3, 2, 3, 5। ये 2 डाइस की पोजीशन हमने बना ली है। अब हम इस केस में बात करने वाले हैं जिसके 2 फेस कॉमन होंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इस फेस पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो ये कॉमन हो गया। यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, तो ये भी कॉमन हो गया। तो यानी कि 2 फेस कॉमन हो गए हमारे। ऐसे केस में क्या करते हैं, जो कॉमन फेसिस हैं उनको साइड रख के जो फेस बचा होता है, जैसे यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। इस केस में हम एक ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, या आपसे पूछा जाए 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 और 5 तो यहाँ यूज हो चुके हैं, तो उसके बाद बचता है आपका नंबर 4, उसके बाद नंबर बचता है आपका नंबर 6। ये दोनों नंबर बचते हैं। तो ये जो दोनों फेसेस हैं, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे केस में जिसमें 2 फेस कॉमन होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 3 के ऑपोजिट पूछा जाए तो भी आप यही बोलेंगे, या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में काफी कम पूछे जाते हैं। मेजर यही पूछा जाएगा, 2 फेसेस कॉमन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा 1 के ऑपोजिट क्या है, तो आप सीधा आंसर मार्क करेंगे 5, क्योंकि 2 फेसेस कॉमन है हमारे यहाँ पे। केस 3 आएगा यहाँ पे, नो फेस कॉमन। दो डाइस बना लेते हैं यहाँ पर भी हम। वन, टू, 3, 4, 5, 6। अब इस केस में ध्यान रखें, कोई भी फेस कॉमन नहीं है, तो इसमें कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट होगा, 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 4। ये बाहर वाला जो फेस है ये हो जाएगा बाहर वाले के ऑपोजिट, अंदर वाला जो फेस है वो हो जाएगा अंदर वाले के ऑपोजिट। यानी कि 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 4, 2 के ऑपोजिट हो जाएगा 6, 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 5। ये हो गया आपका नो फेस कॉमन वाला केस। ये 3 केसेस हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं होता है क्लोज डाइस में। दूसरे केसेस बनते हैं ओपन डाइस में, जो कि हम बाद में कवर करेंगे। अभी क्लोज डाइस में यही 3 केसेस हैं। इसी पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे ही आप 10, 15 या 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ओरली कर पाएंगे, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं, उसी में हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे, चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर 2 डाइस की पोजीशन दी हुई है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लास्ट में पूछा है फाइंड द रोमन नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 6। अब 6 के ऑपोजिट पूछा हुआ है। पहले ये देख लेते हैं कि दोनों डाइस में कितने फेसेस कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 5 दिखाई दे रहा है, 3 है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, और कोई फेस कॉमन है, यानी कि 2 फेस कॉमन हो गए आपके। ये दोनों फेस कॉमन है, यहाँ पर ये दोनों फेस कॉमन है, ये दोनों आपस में कॉमन है। हमने केस में पढ़ा था, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर 2 फेस कॉमन होते हैं, तो जो बचता है वही दूसरे डाइस में जो बचेगा उसी के ऑपोजिट हो जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपसे पूछा 6 के ऑपोजिट क्या है, तो आपका आंसर होगा 2। तो यानी कि इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे कि ये 2 फेसेस कॉमन है तो इसके ऑपोजिट ये आएगा, फिर आप मार्क करेंगे, ऐसा नहीं करना है। शुरू से ही आदत डालनी है कि आप चीज़ों को देख के रिकॉल कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा केस लग रहा है, और फिर आप आंसर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सेकंड,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन सेकंड में देखते हैं। यहां पर हमसे पूछा है फाइंड द वर्ड ऑन द फेस ऑपोजिट टू हैंड, यानी कि जिस फेस पे हैंड लिखा हुआ है उसके अपोजिट क्या लिखा हुआ है, ये हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर 3 डाइस के केसेस दिए हुए हैं। पहले 2 डाइस में कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर भी हैंड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हैंड लिखा हुआ है, यानी कि एक फेस कॉमन है। यहाँ पर भी लेग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लेग लिखा हुआ है, यानी कि 2 फेसेस कॉमन है। यानी कि आईज के ऑपोजिट हो जाएगा नोज, लेकिन हमसे पूछा गया है हैंड के ऑपोजिट क्या है। तो यानी कि इन 2 डाइस से तो हमारा आंसर नहीं आने वाला है। अब इन 2 डाइस को कंपेयर कर लेते हैं। एक फेस पे लिखा हुआ है हैंड, यहाँ पर हैंड नहीं लिखा हुआ है। दूसरे फेस पे नोज लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉमन है नोज लिखा हुआ है। यहाँ पर तीसरे फेस पे लेग है, यहाँ पर भी तीसरे फेस पे लेग है, यानी कि इन दोनों डाइस में 2 फेसेस कॉमन है। नोज कॉमन है नोज से और लेग कॉमन है लेग से। तो यानी कि जो बचता है फेस वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी कि हैंड के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माउथ। यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 डाइस दिए हुए हैं, इसमें भी पूछा गया है फेस ऑपोजिट कंटेनिंग नंबर 5। 5 नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ये आपको इन क्वेश्चन में बताना है। अब देखते हैं कौन से कॉमन फेसेस है कौन से नहीं है। 2 हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक फेस कॉमन हो गया। 1 इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, यानी कि एक फेस कॉमन है। यानी कि एक फेस कॉमन वाला केस लगेगा, यानी कि 2 लिख लेते हैं, फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट में समझाया था। 2 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा। यहाँ पर है 2 के बाद 4 आएगा, इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। 4 आएगा और फिर 5 आएगा। ये हमारा बन गया 1 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4 और 2 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा, जो कि नंबर मिसिंग है। अब हमसे पूछा गया 5 के ऑपोजिट क्या है, 5 के ऑपोजिट 1 है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी 2 डाइस दिए हुए हैं, इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं। आपको बताना है फाइंड द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग एट द रेट, यानी कि इसके ऑपोजिट क्या है आपको ये बताना है। अब देख लेते हैं कितने फेसेस कॉमन है। परसेंटेज यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, एक फेस कॉमन हो गया। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यानी कि एक फेस कॉमन का केस बनेगा यहाँ पर। एंड लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर परसेंटेज आ रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहाँ पर भी एंड लिख लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्लस आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। अब आपसे पूछा गया है एट द रेट के ऑपोजिट क्या है, यानी कि एट द रेट के ऑपोजिट क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसी तरीके से सॉल्व करना है पेपर में भी, जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से जल्दी केसेस आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा केस लग रहा है, या 2 फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है, तो आप जल्दी से जल्दी आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 4-5 सेकंड का गेम होता है इसमें, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू 24। 3 केसेस दिए हुए हैं, 3 डाइस दिए हुए हैं, 3 पोजीशन आपको है सामने। देख लेते हैं कौन सा फेस कॉमन है। 21 साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉमन है। 23 इसमें नहीं है, 25 इसमें, यानी कि 2 फेस कॉमन है। इसका मतलब है 23 के ऑपोजिट हो जाएगा 22, लेकिन हमसे तो पूछा है 24। चलो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 21 नहीं दिखाई दे रहा है। 25 है, यहाँ पर भी 25 है, 22 है, यहाँ पर भी 22 है। तो यानी कि इसमें 2 फेस कॉमन है आपके। बचा हुआ है 24 और 21, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। आपसे 24 का पूछा था, तो यानी कि आंसर 21 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी 3 डाइस की पोजीशन दी हुई है। आपसे पूछा फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू एम। पहले 2 को कंपेयर कर लेते हैं। एम है, यहाँ पर नहीं है। ए है, यहाँ पर है, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। ओ है, यहाँ पर है। आपसे पूछा एम, यहाँ अगर 2 फेस कॉमन है तो यानी कि जो बचा हुआ है वो दूसरे वाले के ऑपोजिट होगा। एम के ऑपोजिट यानी कि एन होगा, तो यहाँ पे पूछा भी हमें एम के ऑपोजिट है, तो आंसर हो जाएगा आपका एन। तीसरे डाइस को देखने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू ए। 3 केसेस है, 3 पोजीशन है इसमें भी डाइस की। देख लेते हैं कौन सा कॉमन फेस है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है, एक फेस कॉमन हो गया। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, ठीक है, 2 फेसेस कॉमन हो गए हैं। 2 फेसेस कॉमन हो गए हैं, यानी कि जो बचा हुआ फेस है, जो दूसरे डाइस में बचा हुआ फेस है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ए के ऑपोजिट हो जाएगा ई। तो आपका आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है फेस ऑपोजिट टू लेटर आर। 2 ही डाइस है,
इजी रहेगा, ज़्यादा 3 में कंपेयर ज़्यादा बार करना पड़ जाता है, कभी पहले 2 डाइस में कंपैरिजन करके आंसर नहीं निकलता है तो दूसरे 2 डाइस को कंपेयर करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर 2 ही डाइस है तो आंसर जल्दी निकल जाएगा आपका। एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, एक फेस कॉमन हो गया। टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर नहीं है, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर नहीं, तो एक फेस कॉमन है, तो यानी कि आपको एक फेस कॉमन में क्या करना था कि पहले एक्स लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एस आ रहा है, फिर टी आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, आर आ रहा है, एम आ रहा है। आपसे पूछा है आर के ऑपोजिट क्या है, आर के ऑपोजिट आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एस है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू एस। दो ही डाइस की पोजीशन दी हुई है, इसमें ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यानी कि एक फेस मैच कर रहा है। इस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं साहब, जो मैच कर रहा है उसको लिखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एम आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पर आर है, आर लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, वाई आ जाएगा, एस आ जाएगा। आपसे एस के ऑपोजिट पूछा है, एस के ऑपोजिट ए है, यानी कि आपका डी सही आंसर है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है जे के ऑपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, दो ही डाइस दिए हुए हैं, एम है यहाँ पर एम नहीं है, ठीक है, एन है यहाँ पर एन नहीं है, ओ है यहाँ पर भी ओ है, यानी कि ये वाला फेस कॉमन है। जब एक फेस कॉमन हो, आपको बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं नंबर को, ओ लिखते हैं पहले, क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, पहले एन आएगा, फिर एम आएगा, क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, जे आएगा और के आएगा। आपसे पूछा जे, जे का ऑपोजिट साफ साफ दिखाई दे रहा है एन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये थे 10 क्वेश्चन डाइस के लिए, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है क्लोज डाइस में। यही बेसिक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सीजीएल में, सीएचएसएल में, या कोई भी एसएससी का जो एग्ज़ाम है। अब एक केस और देख लेते हैं, ओपन डाइस का केस और देखते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कम पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी प्रैक्टिस में क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो एक बारी क्लोज डाइस का केस देख लेते हैं, सॉरी ओपन डाइस का केस देख लेते हैं। ये मेनली 3 तरह की पोजीशंस बनती हैं ओपन डाइस में। अगर हम इसमें लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर भी यही चीज़ लिख लेते हैं। अब इसमें कौन सा फेस कौन से फेस के अपोजिट होता है ये ध्यान रखेंगे। ऐसी पोजीशन जब आपको दी होगी तो ये जो फेस है ये इसके अपोजिट होगा, ए का फेस अपोजिट होगा सी के, बी का फेस अपोजिट होगा डी के, यानी कि लिख लेते हैं ई के अपोजिट एफ हो जाएगा, ए के अपोजिट सी हो जाएगा, बी के अपोजिट डी हो जाएगा। ये है इस केस में। दूसरा केस, अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ये जो फेस है इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये जो फेस है इसके ऑपोजिट हो जाएगा, जो बी है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ए के ऑपोजिट सी, डी के ऑपोजिट एफ, बी के ऑपोजिट ई। अब ये पोजीशन देख लेते हैं। इस पोजीशन में ये जो बाहर वाली पोजीशन है ये इसके ऑपोजिट होगी, यानी कि ए के ऑपोजिट एफ होगा, बी के ऑपोजिट डी होगा, सी के ऑपोजिट ई होगा। अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे जिसमें सीक्वेंस में 4 लिखे होते हैं
4 पोजीशन दिखी होती है तो एक छोड़ के दूसरी पोजीशन के ऑपोजिट ही वो नंबर बनता है। यहाँ पर भी 4 लिखे हुए थे तो बी के ऑपोजिट डी हो गया, सी के ऑपोजिट ई हो गया। यहाँ पर भी 4 सेम थे लाइन में, ए के ऑपोजिट सी हो गया, बी के ऑपोजिट डी हो गया। और बाहर वाला फेस जो अलग से बना होता है वो बाहर वाले के ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेस में भी एक छोड़ के एक ऑपोजिट है, लेकिन जो ये बीच वाला केस बनता है ये बीच वाले के ऑपोजिट हो जाता है। यही 3 केसेस है मेनली जो ओपन डाइस में पूछे जाते हैं। अलग अलग फिगर्स या इसमें भी 3 केसेस बना देंगे आपको, सेम डायग्राम के 3 अलग अलग पोजीशन में बना दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा ऑप्शन में कौन सा फेस किसके ऑपोजिट है। इसके अलावा ज़्यादा पूछने की वो नहीं है कि एसएससी पूछता नहीं है, ये क्वेश्चन ही बहुत कम पूछता है। अगर पूछता है तो आपको बता दिया है कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। बाकी क्वेश्चन की बात रही तो वो हम प्रैक्टिस में अगर 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें हम इस चीज़ को कंसेप्ट को अप्लाई करके भी देख लेंगे। ये था डाइस, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्विज लगा लेना आप जिसमें 5-10 क्वेश्चन हो, आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अपने आप बनती चली जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है मिरर इमेज। अब मेरे अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है वो कॉमन सेंस पे ज़्यादा डेवलप करता है, ना कि ये पता करने पे कि ये जो नंबर है मिरर में कैसा दिखाई देगा, या ये जो अल्फ़ाबेट है ये कैसा दिखाई देगा, या कोई एक ऐसा सिंबल है जिसको ऑपोजिट करेंगे वो कैसा दिखाई देगा। मेरे अकॉर्डिंग कॉमन सेंस से ज़्यादा स्पीड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि कैसे कॉमन सेंस लगानी है कैसे नहीं लगानी है, वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता करने को। तो कॉन्सेप्ट में आप ये लिख सकते हो कि आप सी अगर ऐसा है, सामने मिरर लगा हुआ है तो ये सी ऐसा दिखाई देगा। अगर आपका ए ऐसा है तो ए सेम ही दिखाई देता है। अगर आपका डी ऐसा है, यहाँ पर है, तो डी आपका ऐसे दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें कोई आपको ये नहीं करना कि ये कैसा दिख रहा होगा अगर मिरर इसके सामने आएगा। इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन को मैं ठीक से डिटेल में समझाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को आगे वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखेंगे कि वो आप उस कंसेप्ट को लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं, आपका कॉमन सेंस उस लेवल का डेवलप हो रहा है धीरे धीरे या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ नंबर लिखा हुआ है 5P6Q7, फिर मिरर लगाया हुआ है और फिर पूछा है आपको कि मिरर इमेज इसका कैसा दिखाई देगा। अब इसको देखते हैं कि कॉमन सेंस की जहां मैं बात कर रहा था, जब आप मिरर एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन की तरह ले लेते हैं इसको, तो हमें ध्यान रखना है जो मिरर के पास जो चीज़ होती है वो मिरर के पास रहती है, जो मिरर से दूर होती है चीज़ वो मिरर से दूर रहती है। चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई तरह का शेप हो, कुछ भी चीज़ हो, ये एक बेसिक चीज़ है कि जो मिरर के पास होगा वो मिरर के पास ही रहेगा, उसकी मिरर इमेज में भी दूर नहीं चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर 7 मिरर के पास है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 7 पास है, यहाँ पे भी 7 7 7 ठीक है। लेकिन ये देखना है जो चीज़ें ऊपर रहेंगी मिरर में दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड दिखाई दे रही है, वो ऊपर की साइड ही दिखाई देगी, नीचे नहीं वर्टिकली चेंज हो। ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है इसमें, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे ही चीज़ें चेंज होती है, वर्टिकल रेफरेंस लाइन पे चीज़ें चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर ये पॉइंट नीचे है तो इसकी मिरर इमेज में भी ये पॉइंट नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं चला जाएगा, जैसे इस ऑप्शन में ऊपर चला गया है। ये चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। अब देखो 7 को कंपेयर कर लेते हैं। ये पॉइंट नीचे है तो नीचे ही रहने वाला है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे नीचे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एक क्वेश्चन क्या नाम है, ऑप्शन कट गया आपका। दूसरा, अब देखो यहाँ पर 5 भी अलग अलग दिखाई दे रहा है, 5 को देख लेते हैं। दूसरा इस तरह से देखते हैं, ये जो शेप है इस तरह की शेप है, ये मिरर के पास है, मिरर यहाँ पे मिरर के पास ये शेप है। अगर आप 5 को देखेंगे तो ये शेप ऐसे है। अब ये मिरर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर मिरर है। अब क्योंकि ये मिरर इमेज है तो मिरर यहाँ पे होगा। अब देखो ये जो शेप है ये मिरर के पास है, यहाँ पर तो ऐसी कोई शेप आ ही नहीं रही, दूर की साइड जा रही है ये, यहाँ पर मिरर की शेप ऐसे पास है, तो यानी कि ये जब दूर है ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं अगर और कोई अलग दिखाई दे रहा है। इन 2 केसेस बचे हैं, अब हमारे ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं।
P सेम है, 6 सेम है, यहां पर ये अलग दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि इसकी इमेज की बात कर रहे हैं हम। अब यहां पर भी मिरर यहां पर है, और ये जो कर्ड सरफेस है, ऐसे राउंडेड सरफेस है, ये मिरर के पास है। ये जो है मिरर यहां पर है, लेकिन ये तो मिरर से दूर है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पहली बार में तो लगेगा कि क्या ये चीज़ें, हम शेप देख रहे हैं, बार बार ऑप्शंस को देख रहे हैं, काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा या काफ़ी मतलब मैसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए पहली बार में। लेकिन जब आप वर्ड को देखना या नंबर को देखना शुरू करेंगे अच्छे से कि वो किस तरह का बन रहा है, उनकी शेप्स किसके पास है, किससे दूर है, तो आप काफ़ी जल्दी कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं अभी। ये नहीं सोचना है कि ये कॉन्सेप्ट तो अच्छा नहीं लग रहा तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर रहा है। 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे ये कॉन्सेप्ट बहुत स्पीड से काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये एम के जो लेग्स है ये नीचे की तरफ है। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ नीचे की तरफ रहती है मिरर वाटर सॉरी मिरर इमेज में, वो नीचे की तरफ ही रहेगी। इसमें भी नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ गलत हो गया, इसमें भी सही है। ठीक है, एफ को देख लेते हैं। यानी एफ का ये जो पार्ट है ये मिरर की तरफ है, यहां पर भी मिरर की तरफ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी कि सही है। अब 3 को देखते हैं। 3 भी सब में ऑप्शन में सेम दिखाई दे रहा है। जी को कंपेयर करते हैं। देखो, जी का जो ये कर्व्ड पार्ट है, राउंडेड पार्ट है, ये मिरर से दूर है। अब जब मिरर यहां लगेगा तो ये मिरर के पास हो गया, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ये मिरर के पास हो गया, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी। आपको और कोई अल्फाबेट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कौन सी चीज़ किसके पास और किसके दूर होगी, उतने में ही आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये जब ए बना हुआ है, ए का ये राउंडेड सरफेस है, ये मिरर से दूर है, यहाँ पर भी मिरर से दूर है, ये तो उल्टा ही हो गया है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ये मिरर के पास आ गया है, ये भी गलत हो गया। ये मिरर के दूर होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। यानी कि ये 2 ऑप्शन बचे। एक चीज को देखने से आपके 2 ऑप्शन चले गए पहले ही। अब देखते हैं, ये जो 2 का राउंडेड पार्ट है ऐसे, ये मिरर की तरफ है, ये भी मिरर की तरफ है, ये भी मिरर की तरफ है, बिल्कुल सही है। अब जब 2 ऑप्शन बचते हैं ना, तो आपका मेन एम होना चाहिए कि ये वो अल्फाबेट आइडेंटिफाई कर लो जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है ऑप्शंस में। एच एफ सेम है, यहाँ पे भी एच एफ सेम है, सी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। देखो, सी यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है, तो यानी कि सी ऑप्शन में गड़बड़ होगा, सी अल्फाबेट अलग दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, सी का राउंडेड सरफेस मिरर से दूर की तरफ है, यहाँ पर जब मिरर इधर होगा तो राउंडेड सरफेस तो मिरर के पास हो गया यहाँ पे, तो यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर दूर है तो दूर ही होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, पहले तो आर अल्फाबेट को देख लेते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो सीधा होना चाहिए, ये उल्टा हो गया है, ये गलत है। यहाँ पर भी उल्टा हो गया, ये गलत है। आर का जो ये वाला पार्ट है ये मिरर की तरफ है, इसमें भी मिरर की तरफ है, इसमें मिरर की तरफ है, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन वैलिड हैं हमारे अभी। ठीक है, अब देखो किस में चेंज हो जाएगा। एच के बाद एफ आ रहा है, एच के बाद एफ यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे तो यही गलती कर दी कि इन्होंने अल्फाबेट ही स्विच कर दिए, तो यानी कि ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। यानी कि हम देख रहे हैं किसी भी केस में हम ये बना के नहीं देख रहे हैं ये मिरर इमेज कैसी दिखाई देगी, इसको ऐसा बना ले यहाँ पे, या एच को ऐसा बना ले यहाँ पे, या 2 की बात करें तो हम ऐसे बना ले। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, पहले ये बनाओ फिर एक एक ऑप्शन से कंपेयर करो, ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ मिरर के पास है तो वो पास ही रहेगी, कौन सी चीज़ मिरर से दूर है वो दूर ही रहेगी। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि राउंडेड सरफेस, पॉइंटेड सरफेस क्या है, आप पिन पॉइंट कर पाएंगे इजीली। ऑप्शन में वो चीज़ें तो मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ई मिरर के पास है, यहाँ पे पास में है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ तो ए आ गया है, ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, देखो जे में ये आने के बाद ये चीज़ मिरर से दूर जा रही है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर जाएगी, यहाँ पे दूर जा रहा है, यहाँ पे भी दूर जा रहा है, यहाँ पे यानी कि ये तीनों ऑप्शन अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब ए देख लेते हैं। ए में दोनों लेग्स नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी दोनों लेग्स नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। 7 सेम दिखाई दे रहा है, 3 भी सेम दिखाई दे रहा है। डी और यहाँ पर देखो इस वाले में और इस वाले में चेंज है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, राउंडेड सरफेस मिरर से दूर है,
यहाँ पर राउंडेड सरफेस बनाएंगे तो मिरर के पास आ जाएगा, यानी कि दूर यहाँ पर है। ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ए, राउंडेड सरफेस मिरर से दूर है, ठीक है, यहाँ पे भी राउंडेड सरफेस मिरर से दूर है, यहाँ पे तो ए आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे राउंडेड सरफेस सेम दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। ये तो उल्टा ही कर दिया, ये भी गलत है। ऑप्शन ए ही बचा सिर्फ, और कोई बचा ही नहीं। इन्होंने अल्फाबेट ही स्विच कर दिए या फिर अल्फाबेट को उल्टा ही कर दिया। उल्टा अल्फाबेट नहीं हो रहा है, देखना है कि मिरर के कौन सा पास है तो वो पास ही रहेगा, जो मिरर से दूर है वो दूर ही रहेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो चीज़ मिरर के पास है वो उसकी मिरर इमेज में भी पास में ही रहेगी, दूर नहीं चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार और देखते हैं इन चीज़ों को। देखो y दिया हुआ है, इसमें y की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये मिरर से दूर जा रहा है। यहाँ पर भी ये मिरर से दूर जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है, यहाँ पर भी मिरर से दूर जा रहा है, ये मिरर के पास आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। टी देखते हैं, टी का लेग नीचे की तरफ है, यहाँ पर भी नीचे की तरफ है, ऊपर हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर भी नीचे। ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट अलग दिखाई दे रहा है हमें। देखो 3 6 की पोजीशन, यहाँ पर ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ये अलग अलग हो गई है। एन के बाद 3 आ रहा है, तो एन के बाद तो यहाँ पे 9 आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि बचा 3। कैसा ही दिखाई दे रहा हो, ऑप्शन तो यही सही होना है, क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन ही चेंज कर दोगे वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो एल का जो ये पार्ट है ये मिरर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी मिरर की तरफ जाएगा, यहाँ पर मिरर से दूर जा रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। के में जो ये ओपन पार्ट है मिरर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यानी कि ये 3 ऑप्शन अभी वैलिड है। दूसरा देखते हैं, वाई देख लेते हैं। ये जो लेग है मिरर से दूर की तरफ जा रहा है, ये तो उल्टा ही कर दिया है, ऑप्शन गलत हो गया। ये मिरर से दूर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी दूर जा रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं। अब देखो यहाँ पे आर और आर ये अलग दिखाई दे रहे हैं, आर को देख लेते हैं, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। राउंडेड पार्ट है मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी राउंडेड पार्ट है मिरर की तरफ है, यहाँ पर अलग है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो सबसे दूर अल्फाबेट है के, तो यानी कि सबसे दूर होना चाहिए के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, यहाँ पर ई आ गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्यू और बी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पी अलग अलग चीज़ दिखाई दे रहा है। ई के बाद जो अल्फाबेट है वो कैसा बनेगा, देखो राउंडेड पार्ट है मिरर के पास है, यहाँ पर भी राउंडेड पार्ट है मिरर के पास है, यहाँ पर भी राउंडेड पार्ट मिरर से, ये तो उल्टा ही हो गया, तो ऑप्शन गलत हो गया। राउंडेड पार्ट है मिरर से दूर है, ये भी ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है इसमें। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 5 को देखते हैं सबसे पहले। 5 का राउंडेड पार्ट मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी मिरर की तरफ है, यहाँ मिरर से दूर है, यानी कि ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, एन दिया हुआ है, देखो ओपन लेग्स नीचे की तरफ है, ओपन लेग्स नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ होने चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ पर नीचे की तरफ है, यानी कि सही है ये, यहाँ पर भी नीचे की तरफ है, ये भी सही है अभी। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा अलग है, यानी कि ई देखो यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग दिया, तो ई को कंपेयर कर लेते हैं। यानी कि ओपन एंडेड मिरर की तरफ है, यहाँ पर भी ओपन एंडेड मिरर से अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। ये थे मिरर इमेज के 10 क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें वैरायटी होती नहीं है, बस आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेट आप ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो कैसा दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर थोड़ी दूसरी अप्रोच यूज़ करी है, मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ कि ये मिरर इमेज में कैसा दिखाई देगा, इसका मिरर इमेज कैसा होता है, उस मिरर इमेज को मैं याद कर लूँ, फिर मैं वहाँ पर आपको सपोज देखो यहाँ पर मैं पहले बनाऊँ पूरे केस को, इसको ऐसे लिखूँ, ये सब चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन इतना टाइम डिमांड ही नहीं करता है। ये इससे ज़्यादा इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा पार्ट है इसमें, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फ्री के 2 नंबर होते हैं, आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो
मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिली मिस्टेक नहीं होंगी और आप ऑप्शन एलिमिनेशन से ज़्यादा इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही है। 2 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं हमारे। डाइस खत्म हो गया, मिरर इमेज खत्म हो गया, यानी कि आपका एक वीक में 3 क्लासेस होगी MWF, तो मोस्ट प्रोबेबली 6 टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। काफ़ी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। विद इन अ मंथ आप सिलेबस भी खत्म कर लेंगे और आप प्रैक्टिस मोड में भी आ जाएंगे। तो MWF में हम फिर प्रैक्टिस करेंगे, 25 क्वेश्चंस का सेट लेंगे, आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पॉज करके करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी हो रही है धीरे धीरे। और अलग अलग पेपर्स के क्वेश्चन लेंगे हम, जैसे CGL का कोई पेपर ले लिया, CHSL का ले लिया, या MTS का भी ले लेंगे। इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा ताकि आपको आदत बन जाए पेपर में 25 क्वेश्चन सॉल्व करें। 15 का भी ले सकते हैं, जैसे अभी हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 15 का भी लिया, लेकिन हम 25 क्वेश्चन को ही लेंगे। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं, वो चीज़ बिल्कुल ही ठीक है कि आप 25 क्वेश्चन के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हम चलेंगे। प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस रहेगी। अगर 1 महीने में हमारा रीजनिंग ख़त्म हो गया है, तो बाकी के जब तक प्री नहीं होता आपका, ऐसे ही MWF में प्रैक्टिस चलती रहेगी। आउट ऑफ टच नहीं होना है, ये गलती नहीं करनी है। आपने 1 महीना प्रैक्टिस करी, सपोज MWF में कर रहे हैं, आपने 12 क्लासेस कर ली, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा हो गया, तो आपने क्या किया, आपका सारा टाइम मैथ्स को, इंग्लिश को या जीके को देना शुरू कर दिया। रीजनिंग का ना कोई मॉक लगा रहे हैं, ना कोई कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। आप सिर्फ ऑल्टरनेट डे पे एक 25 क्वेश्चन का सेट लगाएं, उसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रीजनिंग मेंटेन रहेगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक और इंस्टा भी है, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट हो या किसी भी तरह की क्वेरी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आने वाली क्लासेस में कोई अगर ऐसा डाउट होगा जो इसी पिछले टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो मैं 2-5 मिनट निकाल के उस डाउट को भी क्लियर कर दिया करूँगा। लेकिन कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर दिस क्लास।